मैक्सिमम लोग परिचित है। आदर्श चंदेल 2018-21 बैच BA, ऑल इंडिया रैंक 79 पूर्ण है। और इससे भी बड़ी चीज कि 3 बार एग्जाम निकाला, इस बार भी एग्जाम निकला है IMA का। इस बार OTA नहीं है, अच्छा OTA भी है। ये पढ़ रहे हैं, तीनों बार एग्जाम निकला है, दूसरे बार में SSB क्लियर है। और ये तय हुआ था कि ऑल इंडिया रैंक आने के बाद ही कुछ किया जाएगा, इसके पहले नहीं किया था। आप लोग मैथ, इंग्लिश, GS या SSB से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो पूछो, अब हम कुछ आज नहीं बताएंगे। हाँ, ये मेरा एक हक रहा है, मैंने बहुत सारे लड़कों को पढ़ाने के बाद भी SSB से मेरा कोई वास्ता नहीं रहा है, लेकिन SSB देने जाने वाला है। 19 तारीख को SSB था, 19 से 23, 18 तारीख को मेरे पास आया है, ठीक है, 2 मिनट के लिए आया है। 23 को SSB क्लियर होने के बाद मुझे फोन किया है। मेडिकल देने, मतलब मेडिकल क्लियर करने के बाद जब आया है तो रूम पर पहुंचने से पहले मेरे पास आया है, तो इसलिए कुछ ज्यादा महत्व पड़ जाता है। इससे बहुत सारे लोग आएंगे जो सिलेक्शन पाएंगे, जाएंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये चीजें माने ये मेरे लिए भी इतना ज्यादा जुड़ाव, ये सब कोई नहीं रख पाता है, तो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। हाँ, मैथ के अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ाता हूँ और नहीं पढ़ाना भी है। मैंने इसको भी मैथ के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया है। SSB कहाँ किया है, कहाँ नहीं किया है, इससे भी मुझे मतलब नहीं रहा है। अब आदर्श अपना सवाल बैठ के बताओ। बैठ जाओ, खड़े हो लीजिए बाबू। जिसको जो सवाल पूछना है वो सवाल पूछे। आज ये ना सोचे कि हम सवाल क्यों पूछे, या फिर रोज रोज मौके नहीं मिलते हैं। आ जाओ सौरभ। हाँ, पहले सर मैं वैसे सैनिक स्कूल में था, लेकिन सैनिक स्कूल में होता है कि पढ़ाई लिखाई जितना इम्पोर्टेंट है, खेल कूद भी उतना इम्पोर्टेंट है। खेल कूद में हमेशा अच्छा था, फिर 11th में आकर अचानक से जब सिलेबस बदल जाता है तब हमें थोड़ा असली में पता चलता है कि कितना क्या आपका कैपेसिटी है। बोलना चाहता मैं कि औकात क्या है आपका। तो सर मेरे को समझ में आया कि साइंस मैथ के कारण मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री सब में हालत बहुत ख़राब हो गया था। और मतलब सैनिक स्कूल में और कोई ऑप्शन नहीं होता, सिर्फ साइंस होता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी होता है NDA के लिए, तो कोई स्ट्रीम चेंज का भी ऑप्शन नहीं था। लेकिन मेरा मतलब बहुत मुश्किल से ही वहाँ पे पार हुआ 12th में। उसके बाद मेरे को ऐसा मैथ्स का डर बैठ गया था मन में कि जब यहाँ का भी मैं सोशल साइंस का एग्जाम मेरा क्लियर हुआ, उस समय अलग पेपर होता था, तो लास्ट में 8-10 क्वेश्चन आते थे मैथ के, बहुत सिंपल होते थे, 5-6 आते थे मेरे ख्याल से। तो पूरा क्वेश्चन करने के बाद मैथ का क्वेश्चन देखा, मैं पढ़ा भी मैं छोड़ देता था। और फिर जब यहाँ क्लियर भी हुआ तो कॉम्बिनेशन देना था, तो सोशल साइंस में कुछ कॉम्बिनेशन था, मैथ, स्टैटिस्टिक्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, ये सब। मैं सोचा बीच में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैथ्स तो मेरे को छूना ही नहीं है। और मैं 14वां अपना दिया था, ऐसे 14 में दिया था कॉम्बिनेशन अपना, और 14वें में था कि एक मात्र मैं सोचा इकोनॉमिक्स में भी मैथ्स होता है, लेकिन चलो 14वें में दे देते हैं। तो 14वां कॉम्बिनेशन था मेरा साइकोलॉजी ऑनर्स, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री। तो मैथ से मेरा ऐसा इस तरह से मेरा था कि एकदम 36 का आंकड़ा था, लेकिन फिर जब सेकेंड ईयर में आया, फर्स्ट ईयर तो खैर ऐसे निकल गया। 4th सेमेस्टर में मेरे पास आया था और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मुझसे पढ़ा है। थोड़े टाइम पढ़े यहाँ पे, तब तक तो लॉकडाउन लग गया, लेकिन था एम क्लियर था शुरू से। तो बहुत दुख था कि NDA में नहीं जा पाया था, क्योंकि हमेशा से ही एम था मेरा कि आर्मी ऑफिसर बनना है। और स्कूल में भी काफ़ी मतलब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स में था मैं जिनका होना चाहिए था, लेकिन मैथ्स के कारण मेरा नहीं हो पाया। तो इस चीज़ को लेके मतलब दिमाग में था शुरू से कि नहीं, मतलब ठीक है अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं समझ में आया, लेकिन करना तो है ही कुछ। फिर यहाँ पे आके फिर मैथ्स में यहाँ पे जब पहली बार कोचिंग में ज्वाइन किया, तब जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि मैथ्स कर सकता हूँ मैं। मेरे को जहाँ लगता है अभी मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा नहीं आता, मतलब मुझे लगता है कि CDS में फिर भी मतलब मेरा GK और इंग्लिश इतना अच्छा था कि मैथ्स में मैं मतलब क्लियर करते करते भी मेरा मतलब रिजल्ट आया। मुझे लगता है हमें जितने लड़के, मेरे लगता है सर सबको मेरे ज़्यादा ही मैथ्स आता होगा ऐसे। आता होगा, लेकिन मतलब फिर भी इतना कम नहीं आता है कि नहीं, मैंने
थोड़ा आगे इस तरीके से मैथ्स का क्लास खत्म हुआ, यही पैकेज खत्म हुआ। बाकी मेहनत करते रहा कि मतलब था एम क्लियर था और कुछ करना ही नहीं है। जो लगता है सोशल साइंस फैकल्टी में मेरे को मुश्किल से 10-12 लोग जानते होंगे। फेसबुक नहीं चलाता है, इंस्टा नहीं चलाता है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम तो मजबूरी है पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए। बस वही था कि जो एम था दिमाग में और आगे जल्दी से जल्दी करना है, ग्रेजुएशन खत्म होते हो गया तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। मतलब मेन यही रहा कि मेरे को ऐसे हमेशा रहेगा, क्रेडिट सर को ही रहेगा कि मैथ्स का जो मेरा इतना बड़ा दिमाग में भरा हुआ था कि मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता, मैथ्स नहीं कर सकता, मैं करूँगा भी नहीं, वो मेरा दूर हो गया। मतलब ये जो डर था मन में, तो इसके लिए मैं सर का हमेशा मतलब आभारी रहूँगा हमेशा भी। और वहाँ एसएसबी में गया तो कोचिंग मेरे से यही सवाल पूछे थे। मतलब इंटरव्यू में भी मेरा मेन पॉइंट यही था कि तुम 10th क्लास में तुम्हारे 95% मार्क्स हैं और 12th क्लास में तुम्हारे से मैथ में इसका 12th में 44 मार्क्स है। और क्योंकि ईमानदारी से बोलकर कैसे आया था तो इसलिए मेरे से पूछा कि 44 नंबर कैसे आएगा। और आधा घंटा मेरे को इसी बात पे कि तू क्या किया, क्यों, मतलब क्या किया तू स्कूल में इतने कम मार्क्स, वो मेरे को रीजन बता रहा है। क्योंकि यूजुअली सैनिक स्कूल में ऐसा होता है कि 10th के बाद कई लड़कों के नंबर कम हो जाते हैं। बोला अच्छा तू ज़्यादा खेलता हो, बोला सर खेलता था तो उसी कारण नंबर कम। बोला नहीं सर नहीं, खेल कूद मेरे कोई डायरेक्ट ऐसा असर नहीं डाला, बस मैथ्स मेरे से नहीं होता था। क्या मैथ्स का डर है क्या, जो भी क्या लास्ट में भी जो एक फाइनल मोड था, तो एक जब आप एसएसबी के प्रोसेस से आप जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कॉन्फ्रेंस लास्ट दिन पे होता है जहाँ पे आपका जितना भी टेस्ट है वो सब कुछ एक जगह बैठते हैं, साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, जो आपके जीटीओ है, जो सबको इंटरव्यूइंग ऑफिसर साथ में बैठते हैं, वो फिर फाइनली डिसाइड करते हैं कि इसको करना है कि नहीं करना है। तो वहाँ पे भी मैं गया तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था गुड मॉर्निंग शटडाउन के बाद कि मैथ्स में तेरे नंबर कम क्यों है। तो एक तरीके से मैथ्स मेरा वहाँ तक पीछा नहीं छोड़ा था, लेकिन फिर एक कॉन्फिडेंस आ गया था जो मन में कि रिटर्न क्लियर होने के बाद आइए मैं कहा कि हाँ, फिर बोला कि सर मैथ्स मेरा भले वीक रहा हो मतलब, लेकिन इतना भी वीक नहीं है और मेरे को ऐसा लगता नहीं कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं पढ़ना चाहिए। पर्सनली मेरा ऐसा था और मेरा सोशल साइंसेज में ज़्यादा इंटरेस्ट था मेरा, तो उसमें आप देख सकते हैं मेरा रिकॉर्ड थ्रू आउट। कॉलेज में मेरे अच्छे नंबर हैं, मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे क्विज के, कॉलेज के, स्कूल में मतलब हमेशा फर्स्ट, सैनिक स्कूल्स में क्विज में फर्स्ट, इंटर सैनिक स्कूल में फर्स्ट, मतलब बढ़िया था मेरा वो उन सब चीज़ों को लेकर। फिर बोला कि सर मैं कोचिंग करता हूँ मैं मैथ्स का और मैंने हमेशा से किया क्लास, और एक तरीके से मेरे को अभी लगता है कि मैथ्स में मेरे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो मेरे को बोला कि आर्मी में तो मैथ्स का बहुत ज़रूरी पड़ता है और तुम, और सही बात है मैथ्स का ज़रूरत हर जगह पड़ता है। और फोर्सेज में भी बहुत कुछ भी आप कुछ भी कर रहे हैं वहाँ पे, खैर तो बंदूक चलाने से पहले जब तक आप बंदूक एक एक पार्ट का आपका नाम नहीं याद है, आप असेंबल नहीं करते तब तक आपको फायरिंग नहीं करने देंगे। तो आर्टिलरी का कहीं ऐसे आर्टिलरी वगैरह का यूनिट मिल जाता है तो उसमें भी एंगल एलिवेशन जो एक्सरसाइज जो भी होता है खैर। तो मैं बोला कि सर मैं कोचिंग किया हूँ, मैं क्लियर किया हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस है आगे जो भी आगे मैं उसको कर सकता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, आज मैं इस लेवल पे हूँ कि मैं क्लियर करके आया हूँ, एक बार नहीं, दो बार नहीं, मेरा तीसरी बार भी मेरा क्लियर होगा। तो फिर वो बोला कि 2-3 मेरे से रैंडम क्वेश्चन तुरंत क्वेश्चन पूछा, सिंपल क्वेश्चन था, कितना मल्टीप्लाई हुआ इतना, कितना हुआ इतना, डिवाइडेड हुआ इतना, कितना। उतने प्रेशर में जब सामने जब 10-12 ऑफिसर बैठे हो, इतने बड़े ऑफिसर, तो देख के मुश्किल पैर कांपने लगता है। लेकिन फिर भी मेरा सही आंसर था, थोड़ा हिल गया था मैं, लेकिन सही आंसर था मेरा। दोबारा जब पूछते हैं ना पक्का यही आंसर है तो थोड़ा सा आदमी कंफ्यूज हो जाता है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन को भी मैं 2 बार सोच ही नहीं सकती सही आंसर है। तो खैर मतलब मैथ्स का मेरा एक अलग ही कहानी रहा है मैथ्स और मेरा। एक तरीके से मैं तो सोच ही रहा हूँ कि शायद अकेडमी में मैथ्स ना पढ़े फिर से, पढ़ेगा भी तो अब देख लिया जाएगा इतना हो गया आगे। बाकी आपने से कुछ पूछना है, आप लोगों में से अब किसी को कुछ सवाल पूछना है? सैनिक स्कूल में मतलब आपके लिए जाने के लिए डिफेंस बैकग्राउंड जरूरी होंगे, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल कपूरथला पंजाब। मेरे को लगता है सर नमस्ते, मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह। सर सिलेक्शन के हिसाब से नहीं है नहीं है क्लास कॉलेज। तो मेरा पूछना था सर, क्योंकि मैथ का जो इशू है वो तो सर के यहाँ आके तो सॉर्ट आउट हो गया, यहाँ आ गए तो मतलब मैथ का तो हो गया, लेकिन और अदर सब्जेक्ट जैसे आपने या जैसे इंग्लिश है एक बहुत बड़ा, वो भी बहुत बड़ा फोबिया रहता है, और उसके अलावा और जीएस की पोर्शन है उसको कैसे मतलब वगैरह में ये इंग्लिश के लिए जी सीडीएस के लिए यूजुअली ऐसा हो जाता है कि जिनका मैथ्स अच्छा है उनका जीएस खराब होता है।
जिनका जीएस इंग्लिश अच्छा है उनका मैथ्स खराब होता है। मैं तो आज तक बहुत कम, शायद एक या दो इंसान को मैं देखा हूँ जिसका दोनों बहुत अच्छा था, दोनों मतलब बैलेंस में अच्छा था। तो उसमें हो जाता है कि फिर आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से काम करना होता है। पहले मेरे को था कि जब मैं पहले अटेम्प्ट दिया तो उस समय सर को भी बोलता था, जब 1 महीने 25 दिन बाकी रह गया था तो उस समय तक मेरा मेन सबसे बड़ा डर था मैथ्स। मेरे को जाना था ये में, क्योंकि मेरे को ऐसे इन्फेंट्री वगैरह में जाना है तो IMS से ज़्यादा होता है, वो चांसेस होते हैं उस परमानेंट कमीशन होता है, जो भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं वो। तो मैथ्स के कारण मेरे को लगा, तो मैं सारा फोकस मेरा मैथ्स पे था। तो 1 महीना बाकी रहता, मैं सर को भी बोलने लगा कि सर जीके तो मैं बिल्कुल पढ़ा नहीं, मेरे को लग रहा है जीके के कारण कहीं ना कहीं जाना। तो फिर उसके बाद होता है कि अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको काम करना होता है। जीके का सिलेबस इतना है, जीएस का सिलेबस इतना है कि आप पूरा पढ़ ही नहीं सकते, और आप पूरा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आप समझिए आप एक तरीके से आप अपना सब कमजोर कर रहे हैं। तो अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से मेरे को पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता था। तो सबसे पहले तो मैं एक देवाशीष अवस्थी करके एक चैनल है यूट्यूब पे उनका, अब एक चीज़ होता है ना कि कोई एक सेट फार्मूला नहीं होता है। अब मेरे को उनका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, मेरे को उनके नोट्स अच्छे लगे, हो सकता है आप खुद से ट्राई कीजिए। आप मतलब जो भी दोस्त लोग से बोलता है, मैं भी किसी से सुना ही था देवाशीष अवस्थी में, आप जो फ्रेंड लोग से जो कहीं से जहाँ से पता चलता है खुद से ट्राई कीजिए, और आपको जो भी अच्छा लगता है उस हिसाब से एक बार अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से। सबसे पहले मेरे पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट था, पॉलिटी खत्म किया। ज्योग्राफी में इंटरेस्ट था, ज्योग्राफी खत्म किया। हिस्ट्री में मेरे को हमेशा से मतलब कभी अच्छा नहीं लगा मेरे को। स्कूल में भी था, मैं ऐसे जीके क्विज वगैरह में भी जाता था, तो 2 की टीम होती है, मैं उसी टीममेट को खोजता था जिसको हिस्ट्री आती हो। तो और जैसे मेरा साथ में रहा हमेशा अमित सैनिक से मेरे साथ में ही है, तो वो भी उसको हिस्ट्री उसका अच्छा लगता है, उसको हिस्ट्री उसका स्ट्रेंथ है, तो हिस्ट्री पढ़ता हो। मैं हिस्ट्री छुआ, एक बार छुआ भी नहीं मैं। और रही बात कि 10th क्लास तक अगर आप NCERT वगैरह ठीक से पढ़े हैं, आप मतलब स्कूल में ठीक से पढ़े हो आप, या फिर बेसिक अगर आप कोई भी नोट्स एक बार हिस्ट्री के पलट भी लेते हैं, तो अगर 10-12 क्वेश्चन आते हैं अगर हिस्ट्री के, तो 2-3 भी अगर मेरे से बन जाता है मैं तो खुश हो जाता हूँ, मेरा बोनस है। तो सर मैं एक बार भी नहीं पढ़ा, मेरा बोनस आ गया तो और खुश हो जाता है वहाँ पे। तो उस हिसाब से फिर करंट अफेयर्स देख लीजिए, करंट अफेयर मेरे को मजा आता है पढ़ने में। तो करंट अफेयर के लिए तो मतलब अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से काम करना है आपको, कोई सेट पैटर्न नहीं कि आपको ये अच्छा मतलब इससे इतना क्वेश्चन आता है। तो अगर मेरा पॉलिटिकल साइंस वीक होता, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस से आते हैं, तो एक तरीके से मैं पूरा छोड़ता नहीं मैं, अगर क्योंकि पूरा बैलेंस ही अलग हो जाता है। 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आते हैं पॉलिटिकल साइंस से। अगर पॉलिटिकल साइंस वीक है आपका, अगर सोच रहे हो पॉलिटिकल साइंस छोड़ दूँ, तब मे भी आपको एक बार सोचना चाहिए कि थोड़ा सा कर लेता हूँ। तो उसमें भी होता है ऑप्शन कि जैसे फंडामेंटल राइट वाले हैं उनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, स्टेट्स के कुछ हैं रिलेशंस वगैरह उनसे क्वेश्चन आने आने हैं। तो फिर मतलब आपको बहुत सेलेक्टिव होकर पढ़ना, कंपटीशन सब कुछ पढ़ के मेरे को ऐसा लगता है कि आप बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको निकालने के लिए, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपको, कि पता होना चाहिए किससे कितना क्वेश्चन आता है, कौन मेरा स्ट्रेंथ है, किसको मैं पूरा कर जाऊँ, किसको मैं थोड़ा कम करूँ, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। और हर किसी का अपना तरीका होता है, अपना तरीका आप खोजिए, आप अपना तरीका अपने हिसाब से आप तैयारी कीजिए, सबसे बेहतर रहेगा। खैर उसके बाद इंग्लिश में, तो इंग्लिश भी एक ऐसा चीज़ है कि खैर हम लोग भी जब सैनिक स्कूल में गए थे तो हम लोग को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, बोलना नहीं आता था। तो वहाँ पे तो खैर ऐसा सिस्टम है कि हम लोग सीख गए, बोल गए वहाँ पे। लेकिन ये कि बाहर में ऐसे देखें कि बहुत दिक्कत हो जाता है। तो इंग्लिश में वही हो जाता है कि एक ही तरीका है जो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पढ़िए, मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा कुछ, या इंग्लिश न्यूज़पेपर, या फिर कुछ नहीं कुछ तो कॉमिक्स पढ़िए आप, नहीं कुछ तो आप पहले हॉलीवुड मूवी देखिए सबटाइटल लगा के, हिंदी में देख लीजिए एक बार। फिर अगर आपको मूवी देखना पसंद है तो देखना जरूरी नहीं है, उसको पहले हिंदी में देख जाइए, फिर उसके बाद सबटाइटल लगा के देखिए इंग्लिश में। तो मतलब हम लोग यही प्रोसेस हम लोग को वहाँ करवाया गया है। मूवी जो हम लोग को दिखाते थे, संडे को मूवी चलती है वहाँ पे, तो हम लोग इंग्लिश में दिखाते थे। एक बार समझ नहीं, एक बार स्टोरी काट लिया, 2 बार 3 बार 4 बार, धीरे धीरे 1-1 2-2 सेंटेंस पता चलता था, फिर 2-2 3-3 डायलॉग पता चल रहा है, यस नो से करते करते 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन करते करते थोड़ा सा। फिर उसके बाद पढ़ने का होता है, वहाँ पे लाइब्रेरी में हम लोग को किताब इशू किया जाता था, हफ्ते भर का टाइम है, 2 किताब आपको पढ़ना है और जाके उसका समरी आपको सुनाना है या फिर लिख के देना है। अगर आप नहीं किए तो वहाँ पे खैर पिटाई का अलग ही। तो उस हिसाब से करते करते तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको इंग्लिश के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। आप मूवी देखिए, आप थोड़ा सा न्यूज़पेपर तो सबसे बेसिक चीज़ है। करंट अफेयर के लिए किसी भी कंपटीशन में तैयारी करेंगे आप, जीके है उसमें करंट अफेयर चाहिए, उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर बेस्ट ऑप्शन है। न्यूज़पेपर में कुछ नहीं तो आपको खेल में इंटरेस्ट होगा, क्रिकेट वाला कोई न्यूज़ पढ़ लीजिए, आपको
किसी पार्टी से अगर आप जुड़े हैं, किसी पार्टी का आपको अच्छा उसका पढ़ लीजिए आप, कुछ अगर आपको अच्छा लगता है तो उस हिसाब से थोड़ा इंटरेस्ट बनाना पड़ता है और थोड़ा समय देना पड़ेगा। बहुत बोरिंग होता है लेकिन थोड़ा समय देना पड़ता है। और इंग्लिश एक ऐसा चीज़ है ना कि कमज़ोर है, समय आपको लगेगा कि नहीं ठीक हो पा रहा, नहीं सुधर पा रहा, लेकिन आपको अचानक से एक दिन रियलाइज़ होगा कि नहीं मतलब ये तो यार मेरे बहुत सुधर गया मेरा। और जिस दिन वो रियलाइज़ हो जाता है, मेरे साथ मतलब मैं भी ऐसा था 8-9 तक ठीक था, मतलब बचता है आदमी वहाँ पर। सबको वहाँ पे इंग्लिश में ऐसा होता है कि 600 लड़कों का असेंबली ऑडिटोरियम होता है, सब बैठे हैं 600 लड़के सामने, आपको स्टेज पे जाके स्पीच देना होता है, सबको देना पड़ता है स्पीच को। तो बचते बचते अब एक बार बारी आई तो पहली बार जाता है आदमी तो पसीना छूट रहा है, ठंडी के दिन में पैर कांप रहा है, बोला ऐसे भी लड़के जाके कुछ बोल ही नहीं पाते वहाँ पे, मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, गुड मॉर्निंग के बाद गुड मॉर्निंग भी नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन एक बार जब वो बोलना शुरू कर देते हैं, एक बार अगर आप वो डर जिस दिन टूट जाता है उस दिन से आपको खुद लगेगा आप इंग्लिश अच्छा हो गया। तो पढ़ना और जैसे भी आप इंग्लिश के साथ इंटरेक्ट होता है इंग्लिश के लिए। रही बात कंपटीशन के लिए, तो कंपटीशन के लिए सबसे ज़रूरी वोकैबुलरी होता है, मतलब मेरे ख्याल से वोकैबुलरी, क्योंकि सीडीएस में भी 10 एंटोनिम होते हैं, 10 सिनोनिम होते हैं और 10 हो जाते हैं सीधे वो फ्रेज इडियम्स एंड फ्रेजेस हो जाते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी एक तरीके से वोकैबुलरी का पार्ट बन गया। 30 क्वेश्चन बहुत मैटर करता है वहाँ पे। तो वोकैबुलरी के लिए वही है कि आपको याद करना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। हमारे स्कूल में जैसे सिस्टम था वहाँ पे 5 वर्ड्स या 2 वर्ड्स बोर्ड पे लिख दिए जाते थे, और वो 2 वर्ड सबको याद, उस दिन के 2 वर्ड्स सबको याद होने चाहिए, कोई भी टीचर, कोई भी सीनियर खास करके। हम भी जब जूनियर थे तो हमें लगता था कितना मतलब गलत कर रहा है हम लोग के साथ, मतलब पूछ रहा है वर्ड नहीं बता पा रहे हैं, पीट रहा है। पनिशमेंट में सीनियर ये पनिशमेंट देता है, तो डिक्शनरी जाएगा, कोई भी वर्ड तेरा फेवरेट अल्फ़ाबेट कौन है 26 में, तो जो बोल जैसा ए है, बी है, डी है, जो भी, फिर नाम क्या है तेरा आदर्श, तो ए से स्टार्ट होता है, तू मेरे को ए से 50 वर्ड लिख के ला के पेज पे तू मेरे को देगा। अगर आप 50 वर्ड दे के डिक्शनरी से मतलब लिख रहे हैं, 50 वर्ड से 2 वर्ड तो आपके दिमाग में रह जाएगा, 1 वर्ड आपके दिमाग में रह जाएगा। अगर उन 50 में से मे भी कोई ऐसा वर्ड अगली बार आप देखोगे कहीं तो मैं देखा हूँ, मल्टीपल चॉइस है तो कहीं हेल्प हो जाए। तो मतलब वही है कि वोकैबुलरी का एक ही तरीका है कि आपको थोड़ा रखना पड़ेगा उसको। वही चीज़ कि ग्रुप में रहता है आदमी तो आसान रहता है चीज़ें, थोड़ा हंसी खेल मजाक से। हम लोग को मेरे को लगता है अगर हमें भी ऐसा खुद से हम सोचते हैं कि इंग्लिश हम सुधार लें, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कोई भी अगर आपको पार्टनर एक मिल जाता है, प्रोसेस में अगर आप हैं 3-4 लोग हैं साथ में, तो काफ़ी बेहतर होता है। सीडीएस में मेरे साथ समस्या रही है इकोनॉमिक की वजह से। इंग्लिश तो मेरा वीक है नो डाउट, लेकिन इकोनॉमिक का जो 15 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हर बार ही लगभग पूछता है, वो ऐसे ही छूट जाता है। और हम लोग पढ़ के भी नहीं जाते चूँकि शुरू से लगाव ही नहीं रहा है इकोनॉमिक से। तो अगर चाहा जाए कि पढ़ लिया जाए, मान लीजिए फरवरी में फॉर्म फरवरी वाला जो अगर हमको देना हो, तो इकोनॉमिक हम कैसे पढ़ें कि 15 में 5-4 क्वेश्चन हो जाए। इकोनॉमिक्स में एक चीज़ होता है कि इकोनॉमिक्स में बहुत डीप तो आता नहीं। इकोनॉमिक्स मेरे को लगता है मेनली जो आता है एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म्स होते हैं, जीडीपी, जीएनपी, ये सब, तो ये वाला पार्ट से कुछ क्वेश्चन होता है। ये तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मतलब ये सब ऐसा पार्ट है ना, मतलब ये मेरे को लगता है जीके किताब में नॉर्मल मिल जाएगा लूसेंट वगैरह में, नहीं तो अगर बीच में कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है तो हम लोग को सेकेंड या थर्ड टर्म में जो पढ़ाया जाता है, तो शुरू में मतलब बहुत बेसिक सिंपल नोट्स, किसी कहीं से भी आपको कोई भी सेकेंड थर्ड टर्म का यहाँ का मतलब सेकेंड थर्ड सेमेस्टर का यहाँ का कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी इकोनॉमिक्स का, तो उसका नोट्स अगर ले लोगे, मतलब मेरे को लगता है 20 पेज में से उसी में से क्वेश्चन आते हैं, 4-5 तो आराम से सेम टू सेम, जीएनपी, डिफरेंटर वगैरह जो भी है, मल्टीप्लायर वगैरह। वही बात रहेगी कि अगर आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट कमजोर है, बाकी हिस्ट्री तुम्हारा है तो हिस्ट्री में तुम आराम से, हिस्ट्री इतना वास्ट है कि अब तुम जाना मतलब, तो हिस्ट्री के अलावा पॉलिटिकल साइंस वगैरह इकोनॉमिक्स छोड़ दो। मेरा खुद का सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, लेकिन मेरा इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं लगता है, तो मैं एक बार पढ़ता था बस मैं चला जाता था, 2-3 बन गया मैं खुश रहता, 2-3 ऐसे ही बन गया। लेकिन वही है कि एक बार पढ़ना पड़ेगा, 2 बार पढ़ना पड़ेगा, क्लास में सुन लिया हुआ एसएसबी में जब पहले दिन जाते हैं हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके लिए कुछ पॉजिटिव क्या करें, उसमें किस तरह से अपना आंसर राइट करेंगे। स्क्रीनिंग टेस्ट में 2 चीज़ होता है, पहले ओएआर टेस्ट होता है आपका, जहाँ रीजनिंग वाला टेस्ट होता है, फिर उसके बाद पीपीडीटी होता है। तो
स्क्रीनिंग टेस्ट में वो OIR टेस्ट बहुत लोगों को नहीं पता हो, लेकिन आप कहीं कोचिंग वगैरह के लिए जाइएगा, अगर आपको जेन्युइनली एम है आपको क्लियर करना है SSB, हालांकि जिसको भी मौका मिलता है SSB का मतलब पक्का जाओ एक बार, मतलब आपको ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह दे देते हैं वो लोग, मतलब अच्छा एक्सपीरियंस होता है। आपको पूछ सकते हैं कि मतलब बहुत सही एक्सपीरियंस होता है, सबको SSB एक बार जाना ही जाना चाहिए। तो जैसे उसमें OIR टेस्ट होता है, जो आप कोचिंग के लिए जाएंगे कहीं अकेडमी में, कहीं SSB कोचिंग के लिए, वो आपको बताएंगे। OIR का बहुत प्रैक्टिस कराते हैं। OIR का मतलब ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। उसमें ये हो जाता है ना कि देखिए स्क्रीनिंग के लिए बहुत लड़के आते हैं अलग अलग एंट्री के हिसाब से, NCC एंट्री, सी एंट्री में जाते हैं। तो मेरा भी इस बार मतलब 2 मार्च को है NCC से स्पेशल एंट्री वाला। आप जाइएगा, आपको वहाँ देखिए 200-300 लड़के रिपोर्ट किए हैं, और उनको स्क्रीनिंग कितने करने होते हैं, बहुत कम करने होते हैं। इलाहाबाद गया था, वहाँ पे बता रहे थे एक बार 753 लड़के रिपोर्ट किए थे बैच में NCC के लिए। 753 लड़के ऐसे रिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे कितना, तो उसमें आपको स्टैंड आउट होना पड़ेगा। ट्रेनिंग में थोड़ा स्टैंड आउट होना पड़ेगा आपको, तो उस चीज़ का रीजनिंग ही होता है, बहुत बेसिक रीजनिंग होता है। उसके किताब भी आते हैं, आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। उसका प्रैक्टिस देखिए, हाँ, उसका प्रैक्टिस इतना कर लीजिए ना, उसमें रेटिंग होता है, OIR 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। अगर आपको OIR 1 आ गया उसमें, तो फिर बाद में क्या होता है ना, आपको स्टोरी लिखते हैं। तो स्टोरी लिखने का मैं भी गया था, तो मैं भी स्टोरी पूरी नहीं लिख पाया था। और उसके बाद दूसरा पार्ट आता है स्टोरी, पिक्चर दिखाएंगे आपको, स्टोरी लिखना और नरेशन करना है। तो नरेशन में आपको मतलब इंग्लिश आपकी अच्छी है तो आप अच्छा नरेट कर सकते हैं। स्टोरी बढ़िया लिखिए, स्टोरी जैसा स्टोरी कैसे लिखना है उसके लिए अलग ही टॉपिक है, आपको नेट वगैरह पर काफ़ी मिल जाएगा। कोचिंग वगैरह कहीं आप करेंगे आपको बेहतर बता देंगे। तो उसमें होता है कि जब अगर आप नरेशन की स्टोरी आप पूरा नहीं लिख पाए, नरेशन अगर आप ठीक ठाक नहीं अगर आप, तो उसके बाद अगर उनको पहले उनका टारगेट होता है 15 लड़कों को लेना है, 20 लड़कों का लेना है, तो अगर देखेंगे कि यार इसका भी नरेशन अच्छा था, फिर ना वो OIR मैच करते हैं। तो सबसे पहले OIR 1 को वो एक तरफ करते हैं, OIR 1 वाले जितना वो सेलेक्ट हो गए, फिर उनको काउंट करेंगे जितने हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि नरेशन बिल्कुल मैटर ही नहीं करता है, लेकिन ऐसे NCC वाले बैचेस हैं, जैसे मैं CDS वाले बैच में गया था, वहाँ पे 40 लड़के रिपोर्ट करते हैं, 30 लड़के रिपोर्ट करते हैं। वहाँ पे तो फिर तो मतलब पूरा थॉरो टेस्ट होता है कि आपका नरेशन भी सही होना चाहिए, स्टोरी भी आपका सही होना चाहिए, OIR भी सही होना चाहिए। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे एक दिन में 500 लोगों को जहाँ इतना ज़्यादा प्रोसेस करना पड़ता है, तो वहाँ पे OIR अपना बढ़िया कीजिए आप। स्टोरी का नरेशन, स्टोरी अगर आप पूरा नहीं भी लिख रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस में बोलिए वहाँ पे, इतने कॉन्फिडेंस में बोलिए आप कि मतलब एकदम कुछ मैटर नहीं करना। डर सबको लगता है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस में बोल दिए एक बार पूरे लाउडली, वहाँ पे आवाज़ नहीं निकलता, लेकिन एक बार लाउडली अगर आप बोल दिए ना, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। आप स्टोरी अच्छा नहीं लिखे, पूरा नहीं लिखे, मेरा भी स्टोरी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन नरेशन इतना सही होना चाहिए कि OIR सही है, नरेशन सही है, स्क्रीनिंग के लिए। और स्क्रीनिंग में सबसे बड़ा हर्डल हो जाता है, मतलब बाहर से लोग जाते हैं तो स्क्रीनिंग नहीं हो पाते हैं, फिर आगे का पूरा 3-4 दिन का प्रोसेस देख नहीं पाते हैं। और अगर आप होती है स्क्रीनिंग और कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सर वो सबसे लाइक मेमोरेबल मोमेंट है। सबसे ज़्यादा ऐसे से वो मिलेंगे आपको वहाँ पे सर की लगेगा कैसे हो। मैं SSB में पूरी जर्नी बता दीजिए कैसे कैसे हुआ सब। SSB का जर्नी तो खैर 5 दिन का जर्नी हो तो खैर बहुत लंबा ही हो जाता है वो, लेकिन चीज़ याद मतलब पूरा याद भी नहीं रहेगा, बिट्स एंड पार्ट में। मतलब जब वो सीन याद रहेगा जब आपको डर लगा, जब पहले दिन रिपोर्ट करोगे, रिपोर्टिंग में जितने भी लड़के अलग अलग एंट्री के हिसाब से, तो मेरे बैच में 49 को कॉल किया गया था, 40-44 पहुँचे थे, 43 जो सबसे लेट आया था उनको मिला के स्क्रीनिंग हुआ, 13 इन हुए, 14 इन हुए, 7-7 का 2 ग्रुप बना, 2 ग्रुप बन गया। उसके बाद पहले दिन तो बस स्क्रीनिंग पूरा दिन लग जाता है, लंच वगैरह करके शाम को आपको अलॉट होगा, आपको जहाँ भी आपका अकोमोडेशन है। अभी कोविड वगैरह के कारण थोड़ा सा मतलब अलग अलग ही रखते हैं यूजुअली, और अलग अलग सेंटर का अलग अलग सिस्टम है। पहले बुला लेते थे एक दिन पहले, लेकिन अब सेम डे आपको 6 बजे सुबह में रिपोर्ट करना होता है। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह आपको फॉर्मल्स में जाना पड़ेगा, वहाँ पे साइकोलॉजी टेस्ट होता है। साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में आप लोग देख सकते हैं नेट पे, उसमें अलग अलग 3-4 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होगा आपका कि एक पिक्चर पर वो PPDT जो आपको स्क्रीनिंग में होता है, सेम वही टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे आपको नरेट नहीं करना पड़ता और ग्रुप स्टोरी नहीं बनाना पड़ता है। TAT बोलते हैं थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। वहाँ पे आपको थोड़ा
पिक्चर दिखाएंगे आपको और आपके पास 4 मिनट रहेगा उस पिक्चर पे अपने आप को उसमें मेन कैरेक्टर मानते हुए कोई एक स्टोरी लिखना है आपको। और ऐसे 11 स्लाइड्स रहेंगे, 11 स्टोरी लिख दिए और 12वां स्लाइड ब्लैंक रहता है। मतलब 12वें में आपको अपने मन से एक ऐसा स्टोरी लिखना है जिसमें आप हो मेन, उसमें मतलब आप कुछ कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशन हो, मतलब आप हीरो हो, एक सेंस में हीरो हो। हीरो का मतलब गलत लोग ये मतलब ले जाता है कि अब बस डूब रही थी, कूद के सबको निकाल लिए, आग लगी थी, घर में घुस के सबको निकाल दिए। हीरो का मतलब वो नहीं। हीरो का मतलब कोई भी एक सिचुएशन जो सामान्य सिचुएशन आपके डे टू डे लाइफ में रहता है, वो कोई एक ऐसा वैसा सिचुएशन था, आप उसको कैसे ओवरकम किए, एक सिंपल स्टोरी। उसके बाद आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, वैट बोलते हैं। स्क्रीन पे एक वर्ड आएगा, जैसे विक्ट्री वर्ड है, विक्ट्री वर्ड आएगा, 15 सेकंड के लिए रहेगा। आपको जो दी गई है फाइल, जो शीट होती है, उसमें एक मतलब वर्ड लाइन रहेगा, आपको उस लाइन में 15 सेकंड के भीतर विक्ट्री से एक सेंटेंस लिख देना उस पर। और ऐसे ऐसे 60 वर्ड्स आते हैं और बहुत मुश्किल से 60 के 60 कोई लिख पाता है। और वहाँ पे लिखना, और बीच बीच में नेगेटिव वर्ड्स भी आते हैं, मतलब जैसे डिफीट हो गया, मर्डर हो गया, इस टाइप के नेगेटिव वर्ड्स। तो उनका भी एक अलग ही तरीका है। अगर आप SSB वगैरह में जा रहे हैं, ये चीज़ देख के जरूर जाइएगा कि नेगेटिव वर्ड्स को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे वहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आता है एक SRT बोलते हैं, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। उसमें मतलब अलग अलग सिचुएशन दिए रहेंगे और आपको लिखना होता है कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो आप उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कि आप बाथरूम में गए अपने घर के, वहाँ पे आपको एक सांप दिखा, घर में आपके छोटे बच्चे, आप क्या कीजिएगा। एक सिचुएशन, आप सड़क पे जा रहे हैं, आपको एक सांप दिखा, आप क्या कीजिएगा। तो अब हर इसका कोई सही आंसर नहीं, कोई गलत आंसर नहीं है, लेकिन वही होता है कि आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से जो आप इंटरव्यूअर को बोलेंगे कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, वो चीज़ आपको साइकोलॉजी में जो आप लिख रहे हैं इसके थ्रू दिखना चाहिए कि आप वैसे हैं। तो एक वो हो जाता है। उसके बाद सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, उसमें आपको लिखना होता है कि व्हाट माय पेरेंट्स थिंक अबाउट मी। उसके लिए भी टाइमिंग सबका अलग अलग होता है, टाइमिंग आपको पता चल जाएगा वहाँ पे 15 मिनट का चलेगा टाइमिंग से। आपको वह कि आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर्स आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये 3-4 पैरा में लिखना होता है आपको। फिर ये साइकोलॉजी टेस्ट खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, वो बुलाएंगे आपको। वो इंटरव्यू आपका कितना भी लंबा चल सकता है, 1 घंटे से ज़्यादा ही चलता है, 1.5 घंटे 2 घंटे तक चल सकता है। इंटरव्यू में फिर आपको सब कुछ के बारे में पूछेंगे, आपके घर के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में, आपके स्कूल के बारे में। उसमें CIQs बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस क्वेश्चनर, इस तरह के बोलते हैं, CIQs होते हैं। अगर आप कोई है ऐसा SSB में बहुत इंटरेस्टेड है, क्लियर करना है, तब इन सब चीज़ों के बारे में आप सर्च कर सकते हैं, CIQs क्या होते हैं, इंटरव्यूज वगैरह। मतलब बेसिकली उसमें पूरा आपके बारे में बात करेंगे और बहुत फ्रेंडली होकर बात करेंगे। आपको लगेगा नहीं कि आपको इंटरव्यू ले रहे हैं, एकदम हंस के, हंसी मजाक करके। लेकिन वही चीज़ होता है कि आप एक बार कंफर्टेबल हो गए तो उसके बाद आपको ऐसा लगे यार ये तो अपना दोस्त ही है। तो उसके बाद आप बहुत फ्रैंकली निकल रहा है, जो आपके दिमाग में आ रहा है तुरंत आपके मुँह से निकल रहा है। तो फिर आपका जो रियल सिचुएशन है, जो रियल चीज़ है, अब एक जगह आपसे पूछ लिया कि रूटीन क्या, हॉबी क्या है। हॉबी में आप बोलिए कि सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ना मेरा हॉबी है। फिर हंसी मजाक करके बोला अच्छा रूटीन क्या है यार, कॉलेज में आप मस्ती करते होगे, ऐसे खूब मजा आता है, दोस्त वगैरह होंगे, गर्लफ्रेंड्स वगैरह होंगे, रूटीन क्या बताओ। दिमाग आपका गर्लफ्रेंड वर्ड सुनता तो दिमाग डाइवर्ट हो गया। अब अपना रूटीन बताएं। रूटीन में कहीं आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है ही नहीं, स्लॉट है ही नहीं, कहीं एक यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। एक जगह बोले कि यार मैं नॉवल पढ़ना मेरा रूटीन है, या फिर मूवी देखना मेरा रूटीन, मेरा हॉबी है सॉरी, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना हॉबी है, रूटीन में आपके कहीं है नहीं। ऐसे इस तरह में तो इंटरव्यू में ऐसा हो जाता है। उसके बाद GT होता है, ग्रुप टास्क होता है, जो भी आपको 7, 8, 10, 12 के ग्रुप में बांटा गया, उसके साथ बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होते हैं जो आपको एज अ ग्रुप उसको ओवरकम करना होता है। तो यहाँ पे होता है कि आपको ध्यान रखना होता है कि आप टीम में काम कर रहे हैं। फौज में जाने के बाद आपको कभी अकेले काम ही नहीं करना है, आपको हमेशा या तो आपको ऑर्डर मिलेगा आप वो करें तो भी आप एक टीम का हिस्सा हैं, या फिर आप ऑर्डर दे रहे हैं करवा रहे हैं तो भी आप टीम का हिस्सा हैं। टीम में सबको ही है। तो कहने के लिए कि मेन काम मतलब सिपाही कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड कर रहे हैं, बट ऑफिसर का भी उसमें होता है, सब कुछ ऑफिसर ही होता है। मतलब खैर फौज का अलग सिस्टम है, जो वाले भी आप पता कर सकते हैं उसके बारे में, वो फौज वगैरह मुझसे बात कर सकते हैं। तो मतलब हमेशा टीम में काम करना, तो वहाँ पे आपको देखा जाता है, टेस्ट किया जाता है कि आप टीम में कैसे काम कर पा रहे हैं, कि नहीं कर पा रहे हैं। बहुत लड़के आते हैं, उनको लगता है कि हमको अपना बेस्ट देना है, तो पूरा ग्रुप पीछे रह गया, खुद सबसे आगे आगे चल रहा है, वो सोचे कि सब कुछ हम ही कर लें,
किसी और को मौका ही नहीं देना है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो महापुरुष बनने लगते हैं, कि दूसरों को ही मौका देना है, वो भी नहीं करना है आपको। मतलब बैलेंस करके आपको टीम में चलना है। और कई बार ऐसा होता है कि साइकोलॉजी टेस्ट ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप टास्क होता है। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ने आपको देखा ही नहीं, आपके पास उसका लिखा हुआ है, आप जो लिखे हैं वो पढ़ के वो इमेज बना रहा है। कुछ उसमें आप हो सकता है आप कुछ याद करके लिखते हो, गलत इंप्रेशन चला जाए। इंटरव्यू में ठीक है 1.5 घंटे तक आप बहुत तेज हैं, बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत SSB इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू में आप 4 झूठ बोल के छुपा दिए, लेकिन ग्राउंड पे जब आप जो काम कर रहे हो तो सीधे सीधे दिख रहा है आप क्या काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप बहुत तेज बन रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं छुप के मैं पीछे से किसी से निकल जाऊँगा, तो वहाँ पे तो पकड़े जाना है सबको। क्या तो वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। 3 दिन तक सिर्फ आपका ग्रुप टास्क चलेगा, GT वो वहाँ पे जाएंगे, या फिर अगर आप सीरियसली तैयारी करें तो उन चीज़ों को पता कर लीजिएगा आप लोग। ऑब्स्टेकल वगैरह होता है, जो भी होता है, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो इसके बाद फिर फाइनल डे कॉन्फ्रेंस होता है, 5वें दिन कॉन्फ्रेंस होता है। मतलब इन 5 दिनों में ना ही आपका इंटरव्यूइंग ऑफिसर, ना ही आपका साइकोलॉजिस्ट, ना ही आपका ग्रुप टास्क ऑफिसर, तीन बड़े बड़े आर्मी के ऑफिसर होते हैं। ये तीनों एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, और उन तीनों को पता नहीं होता कि किस कैंडिडेट को कौन टेस्ट कर रहा है। किसी मतलब पूरा सीक्रेट होता है चीज़। तब वो फाइनल दिन, कॉन्फ्रेंस वाले दिन सब बैठेंगे, और इतने दिनों तक कोई यूनिफॉर्म में नहीं रहेगा, सब सिविलियन ड्रेस में, नॉर्मल शर्ट पैंट, थोड़ा सेमी फॉर्मल में रहेंगे। उस फाइनल डे सब यूनिफॉर्म पहन के बैठेंगे, सब ऐसे यू शेप का टेबल होगा, जैसे भी टेबल पर बैठेंगे आपको बुलाया जाएगा, बैठाया जाएगा। आपके आने से पहले वो लोग अपना मैच करेंगे, और SSB में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ OLQs बोलते हैं, उनका पैरामीटर होता है, उसके बेसिस पे वो आपको टेस्ट करते हैं। तो वो मिलाएंगे, कोई कहेगा कि अब साइकोलॉजिस्ट बोल रहा है कि हाँ इस लड़के में थोड़ा सा ये है कि ये थोड़ा सा इसमें इंटीग्रिटी नहीं है, या फिर जो भी ऑनेस्टी का इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है, तो वो चीज़ ये मतलब इंटरव्यूइंग ऑफिसर बोलेगा, वो अपने रिपोर्ट में देखेगा कि हाँ मेरे को भी ऑनेस्टी में इसको 1-2 जगह झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है। जो ग्राउंड GTO है वो देखेगा कि हाँ यहाँ पे भी ये 3-5 कर रहा था। मतलब वहाँ पे फाइनल तीनों मैच करते हैं आपका रिपोर्ट, और तब जाके आपको फाइनली वहाँ से रिजल्ट नहीं बताया, आपको जो भी है आपको बुला के बात करके कैसा था स्टे, खाना पीना कैसा प्ले करके आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद फिर फाइनली रिजल्ट सुनाते हैं। तो रिजल्ट सुनाने से पहले वो लोग खुद आता है, बात करता है, सब बताता है। तो हमेशा एक चीज़ वो लोग बोलता है कि SSB में अगर आप बाहर हो रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप मतलब नालायक हैं, या फिर किसी लायक नहीं आप, या फिर आप मतलब कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में। अब्दुल कलाम गया था SSB में, उनको बाहर कर दिया था वो लोग। अब्दुल कलाम क्या खैर आप सबको पता है। तो ज़रूरी नहीं है SSB, मतलब एक प्रोसेस है, एक समय है, उस हिसाब से उस फ्रेम में आप नहीं फिट हो पाए। अगर आप सीरियसली मोटिवेटेड है उसको ज्वाइन करने के लिए, आप दोबारा जाइए तैयारी करके, 3री बार जाइए, 4थी बार जाइए। और SSC ने जो 19वीं बार SSB क्लियर किया है, और SSB में जाने के बाद ना आपको एक अपने बारे में एक अच्छा मतलब पता चल जाता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। जैसे जब भी SSB में जाइएगा, और नॉर्थ ईस्ट से लड़के हैं, केरला से लड़के हैं, कश्मीर से लड़के हैं, हर जगह से आप इतने लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे उनसे, फिर आपको जानने को मिलेगा। जब एक साथ टेस्ट हो रहा है, कोई भी सब साथ में कर रहे हैं, तब आपको पता चलेगा हाँ यार मतलब मैं तो सोचता था कि भाई 30 मार खाऊँ, तो यार कुछ एफर्ट ही नहीं लगा रहा है, सब कुछ हुए जा रहा है इससे। तो वो भी है, तो जानने पे एक बहुत अच्छा, और खुद के बारे में एक अच्छा मिलता है। हाँ कितना वाकई में आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, वाकई में आपके अंदर कितना नॉलेज है, वाकई में आप कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जाके SSB इंटरव्यू में आपको पता लग जाएगा। अगर आप लोगों में से किसी को भी मौका मिलता है तो SSB देने ज़रूर जाइए। एग्जाम वगैरह अगर आप देते हैं तो SSB देने ज़रूर जाइए। आपको ट्रेनिंग अलाउंस वगैरह भी मिलता है, तो पैसे वगैरह आपको लगेंगे, और अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। किसी ऑफिसर से बात करते हुए हमारी जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश या फिर हिंदी? वहाँ पे देखिए अलग अलग टेस्ट होता है, तो ऐसे लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। बाइलिंगुअल भी? हाँ बाइलिंगुअल भी आप हो सकते। इवन आपको जो स्टोरी लिखने के लिए बोला जाता है, आपको बोला जाएगा या तो आप इंग्लिश लिखिए, या हिंदी लिखिए, या बाइलिंगुअल लिखिए। मैं ऐसे भी लड़कों को जानता हूँ जो हिंदी में पूरा इंटरव्यू देके उन्होंने इंटरव्यू क्लियर करा है, लेकिन फिर भी प्रेफरेबल हमेशा रहता है कि आप इंग्लिश में जाइए, क्योंकि इंग्लिश एट द एंड ऑफ द डे सारा ऑफिशियल काम इंग्लिश में हो रहा है। अगर आप मतलब जो भी ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं मैक्सिमम इंग्लिश में आ रहे हैं। जो अब खैर मैं इंग्लिश को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी का रियलिटी है, हार्श रियलिटी इस टाइम का, कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। आप
इस टाइप के जॉब के लिए, खास करके आर्म फोर्सेज में इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए, रिटर्न में भी आपको हेल्प करेगा। और जो इंग्लिश बोलते हैं तो ऐसा वो लोग बोलते हैं कि इम्प्रेशन नहीं पड़ता, हमें मैटर नहीं करता आप इंग्लिश में बोलो हिंदी में बोलो, लेकिन आप सबको पता है कि अगर आप किसी के सामने भी कोई अगर अच्छा इंग्लिश बोलता है तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ऐसा लगता है कि हाँ मतलब बंदे में कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है। तो इंग्लिश बोलना हमेशा बेनिफिशियल रहता है, कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम इंग्लिश में। मैं एसएससी पढ़ाता था, लेकिन ये लोग आए तो मैंने कहा कि नहीं मैं पढ़ाऊंगा। और इन लोगों के लिए भी मतलब लास्ट 15 दिन में ज़्यादा एक्टिव हो जाता हूँ। ये बात मुझे सौरभ ने भी कहा, और सौरभ 4 बार सिलेक्टेड है। ये भी जब एग्जाम खत्म हुआ फरवरी में, तो शायद बुधवार था अमित, जब तुम लोग मिले थे हमसे बाहर, बुधवार था ना, तो बोले कि पेपर हो गया है, सर से मिलते हैं। मेरे बिजी शेड्यूल के बारे में मालूम था इन लोगों को। मैं कुछ नाश्ता के लिए बाहर निकला था और कुछ फिर काम करना था, तो ये बोला कि सर लास्ट 15-20 दिन मैं रूम पे मैथ केवल जो यहाँ पढ़ रहा था वही, तो ये मेरे लिए भी बेहतर रहा। यही बात मुझे सौरभ ने भी बोला। तो लास्ट 15-20 दिन जिन लोगों को भी सिलेक्शन पाना है, तो बाकी दिन नॉर्मल पढ़ते रहो। लास्ट 1 महीना मोबाइल बंद कर दो, घर वालों को बता दो कि इसी टाइम मैसेज करना या फोन करना। बाकी एक बार में नहीं निकलेगा, दोबारा तो एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, एक बार कहीं चूक हो सकती है, लेकिन लास्ट 15-20 दिन जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। 15 से 20 नंबर बढ़ गया मतलब आप इन हो, घट गया मतलब आप आउट हो। ऐसा नहीं होता है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको सब कुछ आता है और जिनका नहीं हुआ है उनको कुछ नहीं आता है। चीज और है कि यदि आप बाकी भी एग्जाम देते हो तो सीडीएस का और सीजीएल का यदि मैथ बना रहे हो तो वो 3-4 साल बाद बाकी एग्जामों में आते हैं। वो 3-4 साल डिले बाकी लोग चलते हैं इनके कॉपी पेस्ट। तो कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो उस पेपर को आप लोग बनाएंगे 3-4 साल बाद वो काम क्वेश्चन आता है। कुछ नहीं भी समझ में आया है तो उसका आंसर याद कर लो। ये गलत है चाहे सही है ये मैटर नहीं करता है,